मेरा नाम मोनिका है। मेरी ज़िंदगी एक दिन में बदल गई। सुबह से शाम तक मैं क्या से क्या हो चुकी थी। मुझे अंदाज भी नहीं था कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। जब यह वजह जानी तो मेरे कदमों से तले ज़मीन निकल गई। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और मैं इंटर के स्टूडेंट थी। आज मैं स्कूल से वापस आ रही थी। सुबह मम्मी पापा एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मुझे पता था कि आज घर में खाना भी नहीं बना होगा और कोई काम भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता तो यही सब होता था। मेरे पापा जुआ खेलते थे, उनको जुए की लत लग गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह घर पर ध्यान नहीं देते थे। वो हमारे लिए कभी कभी घर का राशन ले आया करते थे। माँ लोगों के घरों में काम करती थी तो वह भी काफ़ी पैसे कमा लेती थी, इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई या मैंने कभी ऐसा कुछ मांगा ही नहीं जो मेरे माँ बाप ना दे सके। लेकिन मैं उनके झगड़ों से तंग आ गई थी। दोनों अच्छे माँ बाप बनकर मेरे साथ रहते थे, लेकिन वो अच्छे पति पत्नी नहीं थे। जब मैं स्कूल से वापस घर आ रही थी तो एक आदमी भागता हुआ आ रहा था। मैं उसके रास्ते में हट गई क्योंकि वह जिस तरह से भागता हुआ आ रहा था मुझे लगा कि अपने ही किसी काम से भागता हुआ आ जा रहा है। लेकिन वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मैं उसे देखकर डर गई। मैंने उसे कहा, क्या बात है, क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने कहा कि मेरी बात सुन लो, बहुत ज़रूरी बात है। तुम्हारी माँ तंदूर से गिरकर जल गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, चलो मेरे साथ। यह बात सुनते ही मेरे हाथ से सामान गिर गया। मेरे घर से तंदूर था क्योंकि माँ कहती थी कि गैस बहुत महंगी है, इसलिए वह गर्मी सर्दी तंदूर में कुछ लकड़ियाँ डालकर उसी में रोटियाँ लगाया करती थी। कुछ लड़कियाँ डालकर उसी में रोटियाँ लगाया करती थी और वह वाकई इतना बड़ा था कि उनके अंदर कोई भी गिर सकता था। इसका मतलब कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा कि मेरी माँ कहाँ है, मुझे उनके पास ले चलो। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ चलो। वह मुझे अपनी गाड़ी तक लेकर आया और मैं गाड़ी में पीछे बैठ गई। गाड़ी वाकई उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ अस्पताल था, जो हमारे घर में बहुत नज़दीक था। मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर के पिछले गली में रहता हूँ। तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें स्कूल से अस्पताल पहुंचा दूं। मैं बहुत रो रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे माँ कितनी तकलीफ़ में होगी, माँ को कितने जख्म लगे होंगे। भगवान करे उनकी जान बच जाए तो मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। अभी उस वक्त मेरी उम्र की क्या थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गाड़ी अस्पताल को क्रॉस कर चुकी थी। मैंने कहा कि यही तो अस्पताल है हमारे मोहल्ले का सबसे करीब, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुके? तो वह कहने लगा कि उनको इस अस्पताल में नहीं लेकर गए, तुम्हारी माँ को दूसरे अस्पताल में ले गए हैं। मैं हैरान इस बात पर हुई कि जब कोई आदमी इतनी बुरी हालत में हो तो उसे करीब का अस्पताल छोड़कर दूर के अस्पताल क्यों ले गया। गाड़ी चलती जा रही थी, वह आदमी गाड़ी रोक नहीं रहा था। अब मुझे शक होने लगा कि उस आदमी को मैं जानती तक नहीं था। पता नहीं पापा उनको जानते थे या नहीं, कहीं या मुझसे झूठ बोलकर मुझे अपने साथ तो नहीं ले जा रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसको कैसे पता कि हमारे घर में तंदूर है? क्योंकि तंदूर तो हमारे घर में ही था और हर घर में तंदूर नहीं होता। इसका मतलब यह झूठ नहीं बोल रहा था, शायद यह सच बोल रहा था। मैं ऊपर वाले
से प्रार्थना करने लगी कि मेरी माँ को ज़्यादा नुकसान न पहुँचा हो। लेकिन इस बार गाड़ी ऐसी जगह रुकी, वह कोई अस्पताल नहीं था बल्कि वह एक घर था। गाड़ी रुकी तो एकदम से घर का दरवाज़ा खुला और 2-3 औरतें मेरी तरफ बढ़ी। औरतें ऐसी थी जैसे हमारे ख़ानदान में कोई अंधेरा उम्र औरत होती हो, जिसको हम चाची या मौसी कह सकते हैं। इस तरह की मोटी मोटी बड़ी उम्र की औरतें थीं। उन्होंने बहुत तेज़ मेकअप किया हुआ था और ऐसी तैयारी थी जैसे किसी शादी में जा रही हो। उन्होंने उनसे पूछा कि यही है मोनिका? तो उसने कहा हाँ कि यही है, ले जाओ इसको। वह मेरी तरफ बढ़ रही थी और मुझे गाड़ी से बाहर निकालने लगी। मुझे कह रही थी कि इधर आ जाओ। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने उस आदमी से कहा कि तुमने तो कहा था कि मेरे माँ तंदूर से गिर गई है, उन्होंने अस्पताल ले गए हैं, लेकिन मेरे माँ कहाँ हैं? यह तो अस्पताल नहीं है। वह आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह औरतें मुझे अंदर ले गई और मेरी बलाई लेने लगी। कहने लगी कि हाँ वाकई यह तो बहुत प्यारी है, बड़ी अच्छी है और कम उम्र भी है। वह सब मुझे ऐसे देख रही थी जैसे सब अपनी होने वाली बहू को देखते हैं। तुम तो बहुत प्यारी हो, उम्र क्या है तुम्हारी? मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है? तो एक औरत ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि चुप कर और उस सवाल का जवाब दो जिसको मांग रहे हैं। यह कहकर वह हंसने लगे और फिर दोबारा मुझसे पूछा कितनी उम्र है तेरी? उसने मुझे अपने मोटे हाथ से इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखा लिया था। मैंने कहा मैं 16 साल की हूँ। वह कहने लगी वाह बहुत अच्छी बात है, आजकल तो 16 साल की लड़की मिलती ही नहीं है। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो भी यहाँ पर हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुमने बेकार की बात की तो एक और थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप हमारे साथ चल। और मुझे अपने साथ ले जाने से पहले एक औरत ने मुझे पानी भी पिलाया। कहने लगी कि यह पानी पी लो। मैंने कहा कि मुझे पानी नहीं पीना, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाने दो। उन्होंने कहा कि तुम्हें उनके पास ही लेकर जा रहे हैं, पहले यह पानी पी लो। पानी पीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हल्के नशे में हो चुकी हूँ। मैं बेहोश तो नहीं थी, लेकिन मैं होश में भी नहीं थी। वह सब लोग मुझे दिखाई भी दे रहे थे। उन लोगों की मुझे आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, पलट कर उनको जवाब नहीं दे पा रही थी। उन्होंने मुझे साजना शुरू कर दिया और मेरे कपड़े बदल कर मेरे बाल बनाने लगे और फिर मेरे चेहरे पर मेकअप भी होने लगा। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, यह मुझसे क्या चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे उनकी आवाज़ तो आ रही थी पर जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे अपना आप पे भी आईने में नज़र आ रहा था। वह मेरे चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाकर मेरे होठों पर लाल लिपस्टिक लगा रही थी और मेरे बाल बना रही थी। शायद मैंने कपड़े भी लाल रंग के पहने थे। यह क्या हो रहा है, क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी सपने में हूँ, लेकिन यह सपना टूट ही नहीं रहा था। फिर वह औरत मुझे समझाने के बाद कहने लगी देखो तुम कितनी प्यारी हो, नज़र ना लगे तुम्हें। मुझे उनकी हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी। फिर एकदम अचानक ही मैं गहरी नींद में चली गई, लेकिन जब मेरे आँख खुली तो सब एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे थे और फिर किसी ने मेरे मुंह में भी बड़ा सा लड्डू ठूस दिया कि तुम भी अपना मुंह मीठा करो। उसके बाद वहाँ से मुझे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाने लगे। यह यात्रा ख़त्म हुई तो मैं एक घर में पहुँच गई। मुझे कमरे में बैठा दिया गया। मैं बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में हर तरफ फूल लगे हुए थे। थोड़ी देर में इसी तरह बैठी रही और फिर मेरा थोड़ा नशा उतरा
तो मैंने आसपास देखा। मैं समझ गई कि यह तो किसी दुल्हन का कमरा है। मैंने खुद को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ही दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। एकदम से एक औरत बाहर से आई और मुझे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, और फिर मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे उस औरत ने कहा, अब तू क्यों पागल की तरह रो रही है? तेरी शादी करवा दी है हमने अपने भाई के साथ। तू बहुत खुश रहेगी इस घर में। अब तू हमारी भाभी है, और तू क्यों पगली की तरह यह अजीब अजीब हरकतें कर रही है? आज के बाद तेरी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा। आज का दिन तेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन है। मैंने कहा कि मेरी माँ कहाँ है? तो वह कहने लगी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, और वह इस रिश्ते से खुश भी है। सुबह वह तुझसे खुद मिलने आ जाएगी। उन्होंने खुद तेरा रिश्ता मेरे भाई के साथ करवाया है। क्यों रो रो कर खुद को थका रही है? कभी न कभी तो शादी होनी ही थी। तो समझ, आज तेरी शादी हो गई है। वैसे भी तेरे माँ बाप के बहुत सारे पैसे बच गए हैं, और दूल्हे को देखेगी ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। बार बार क्यों मजबूर करती है कि तुझ पर हाथ उठा? तू बड़ी भाभी है हमारी, हम तुझ पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। अब चुप करके बैठ जा, अभी तेरा पति आ जाएगा। तेरा पति जो कहेगा वही करना, वह तेरा बहुत ख्याल रखेगा। मैंने कहा, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है। यह सब मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं हो सकता। वह मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दो। वह कहने लगी कि पागल, जो लोग की किडनैप करते हैं वह शादी नहीं करते। तू अभी छोटी है, तुझे सब समझ आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं इस कमरे से, और अभी तेरा पति यहाँ पर आएगा। उसके सामने यह हंगामा मत करना, वो बहुत गुस्से वाला है। उसके साथ प्यार से बोलना। अगर तुम उसकी इज्जत करोगी तो वो भी तुमको इज्जत देगा। अगर उसके सामने इस तरह की बेकार की हरकतें की तो तुझे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देगा। मैं बुरी तरह डर चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। क्या वाकई मेरी शादी हो गई थी? वो भी ऐसे इंसान के साथ जिनको मैंने देखा भी नहीं था। मेरी शादी में मेरे माँ बाप नहीं थे। मेरी माँ के बारे में झूठ बोलकर मुझसे यहाँ तक लाया गया। उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था कि यह झूठ बोल रहे थे कि सब कुछ मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक से मेरी शादी करवा देते, और वो भी अपनी गैर मौजूदगी में। लेकिन फिर एक बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह आई कि सुबह मम्मी पापा की लड़ाई किस बात पर हुई थी। मुझे याद है कि जब वो लोग झगड़ा कर रहे थे तो मैं कमरे में बैठी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उनके झगड़ों में कभी भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था यह उनकी रोज़ की रूटीन है। लेकिन मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थी, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया कि वह क्या बात कर रहे थे, उनके शब्द क्या थे। मैंने उस सारे मंजर को अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। सबसे पहले मेरी माँ ने ज़मीन पर एक बर्तन फेंका था और कहा था कि मुझे पता था तुम यही सब करोगे। तुमसे और कोई उम्मीद थी भी नहीं मुझे, लेकिन इतनी बुराई की उम्मीद नहीं थी। फिर मेरे पापा माँ से कह रहे थे कि अब हो गया सो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे क्या पता था यह हो जाएगा। मैं भी पिता हूँ, पिता भी औलाद और पत्नी बच्चों के लिए ही सब कुछ करता है। मुझे यह पैसा मरने के बाद अपने साथ नहीं लेकर जाने। मैंने जो कुछ किया है तुम लोग के लिए ही किया है। दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालने का बावजूद भी मुझे मेरे माँ बाप की पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अभी तक मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने आसपास देखा और सोचने लगी कि यहाँ से भागा जाऊँ, लेकिन मुझे यकीन था कि वह चारों की चारों औरत कहीं आसपास ही हैं।
अगर मैं यहाँ से भाग गई और अगर फिर से उनके हाथ आ गई तो मुझे मार मार कर मेरा कुचुम्बर निकाल देंगे। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। तभी बहुत सारे बच्चे कमरे में आए। मैं हैरान थी क्योंकि उन बच्चों में कम से कम 1 साल का गैप था। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी कमरे में आ गया। मैं उसे देखकर हैरान थी क्योंकि उसकी उम्र कम से कम 30-32 साल भी की थी। कहाँ वह और कहाँ मैं। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा और फिर बच्चे उससे पूछने लगे कि यह कौन है। तो उसने कहा कि यह तुम्हारी नई माँ है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि इसने अपनी पहली पत्नी का खून इसी तरह से चूसा होगा। बच्चे आकर मेरे आसपास बैठ गए। फिर उसने बच्चों को बाहर निकलने को कहा। वह बच्चे एक ही जगह पर बैठे रहे। वह कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे। उसने बच्चों को मार पीट कर उनको जूते दिखाए। जब जाकर वह सारे के सारे बाहर निकल गए, वह फिर मुझसे कहने लगा कि आज से तुम इन बच्चों के साथ रहने की आदत डाल लो। मैं तुम्हारी पति हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि तुम मेरे पति हो ना, तुम्हारा काम मेरी रक्षा करना है। तुम मुझे प्लीज़ मेरे माँ बाप के घर ले जाओ। मैंने उनसे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। मेरे पति ने आराम से मेरी बात सुनी और उसके बाद मुझे धक्का देकर बोला कि बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें यहाँ अपने बच्चों के देखभाल करने के लिए लाया हूँ, इसलिए नहीं लाया कि तुझे तेरे घर वाले के पास ले जाता रहूँ। तेरे दिल के मुझे कोई परवाह नहीं है। तू आज से मेरी पत्नी है और इन सारे बच्चों की माँ। यह याद रखना, उन सब को संभालना, घर के सारे काम करना अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। नहीं तो मुझसे ज़बरदस्ती तलाक लेकर सड़क पर फेंक दूंगा। यहाँ से भागने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान रह गया कि और फिर मैं रोने लगी। वह रात में मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी। सुबह तक मैं मासूम बच्ची नहीं रही थी। मैंने ज़िंदगी की सारी हकीकत एक दिन में देख ली थी। इस दिन ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। सुबह में एक मासूम में सी बच्ची थी जो पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी और रात होने तक मैं 8 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मैं इसी घर में रहने लगी। मैं अपने माँ बाप के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर उनसे किस तरह मिलूं। शायद उनको तो पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। यह इंसान वाकई एक जालिम इंसान था, बल्कि इंसान नहीं दरिंदा था। इसके इतने सारे बच्चे थे, उसको किसी की परवाह नहीं थी। बहुत ज़्यादा खाना खाता था और घर में पैसे भी बहुत लाता था। उसके बच्चों मेरे दिमाग ख़राब करके रखते थे। लेकिन उनकी बड़ी बहन समझदार थी जो कि 12 साल की थी। उसकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था। वह मेरे बहुत ख्याल रखती और मेरा साथ भी देती। मैंने अपने दिल में सोचने लगी कि तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या होगा तुम यह सब कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम एक बाप हो। तुम्हें क्या पता कि माँ कैसे अपनी औलाद को पालती है, कितने गम बर्दाश्त करती है, कितने दर्द बर्दाश्त करती है। यह गम और दर्द कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी के होते हैं। माँ को मरते दम तक अपनी औलाद की फिक्र लगी रहती है। इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। मेरी किस्मत मुझे छोड़कर भाग गई। कहने लगा कि किस्मत ख़राब निकली, लेकिन यहाँ पर तो मेरी किस्मत ही ख़त्म हो गई थी। यह मुझे दिन रात रोते हुए देखते थे। एक दिन किसी तरह मैं अपनी किसी सहेली से मोबाइल लेकर आई और फिर मैं फ़ोन मिलाने लगी। मेरी माँ के पास फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरे पापा के पास फ़ोन था। जब भी उनका फ़ोन कर देते तो वह उस फ़ोन को भी जुए में हार देते थे।
मैं सोचने लगी कि शायद उसके पास फ़ोन है भी या नहीं। नंबर मिलाए तो मेरे पापा ने फ़ोन उठाया। पहले तो वह हेलो हेलो करते रहे। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी हिचकियाँ बढ़ गई थी। मुझसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे बोलना था क्योंकि मेरे पापा समय बहुत कम था। मैंने कहा कि पापा, मैं मोनिका हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं यहाँ पर हूँ। मैंने उनकी सारी बात बताई। उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझसे मिलने आ जाओ। मेरी माँ पापा के पास आ गई और कहने लगी, मोनिका का फ़ोन है ना, उसने कॉल की है ना। फिर मुझे मेरी माँ की आवाज़ आई। मेरी माँ ने फ़ोन पकड़ लिया। कैसी है तू मेरी बेटी? ठीक तो है ना तू? मेरी हालत फिर से ख़राब हो गई। मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मगर इतनी ही देर में कॉल कट गई क्योंकि इन फ़ोन में शायद इतने ही पैसे थे। मैं रोने लगी। मेरी माँ से मेरी बात नहीं हो सकी। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा और 5-6 महीने वो गुजर गए। इस घर में मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझे से ज़रा सी गलती हो जाती तो यह आदमी मुझे पागलों की तरह मारता था। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसको रोकते थे कि हमारी माँ को मत मारो, क्योंकि मैं उन सब का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। बच्चों को भी एहसास हो गया था कि यह लड़की मासूम है और उसके साथ कुछ गलती हो रहा है, लेकिन इस आदमी को यह एहसास नहीं होता था। कभी कभी तो यह उन बच्चों को भी जानवरों की तरह मारता था। एक दिन मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ बाजार में सब्जी लेने गई। अब मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, इसलिए मेरा पति मुझ पर भरोसा करने लगा था, मुझे बाहर जाने देता था। उसे भी पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने गली में अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और पागलों की तरह मेरा मुँह चूमने लगा। मेरी बेटी, मैंने कहा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, पर आप लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी माँ की आंखें भर आई और कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तू खुद एक पत्नी बन गई है, इन बच्चों की सही, लेकिन माँ बन गई। अब तो तू समझ सकती है कि एक औरत कितनी कमज़ोर होती है। तेरे पिता ने मुझे बेच दिया था, उन्होंने तेरा सौदा कर दिया था। मैंने भी उस आदमी को देखा था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा। मुझे अपने बच्चों के लिए कोई लड़की चाहिए जहाँ तेरे शादी हुई, वहाँ पर कम से कम तुझे अच्छा खाना पीने को तो मिल रहा है। तेरा अपना एक घर है, तुझे नहीं पता? तेरे पिता ने हमारे सर पर कितने कर्जे डाले हैं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। आजकल तो घर में राशन लाने को भी पैसे नहीं है। तो मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। मैंने कहा, मुझे रोटी तो मिल रही है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती, मैं खुश नहीं हूँ और मैं उस आदमी के बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। मुझे अब सब पता चल गया है। तुम बस मुझे यह बताओ कि यह पूरा सौदा किसने कराया था। मैं पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। मेरी मदद कभी भी नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस भी इस मामले में नहीं पड़ती थी। लेकिन उस दिन किस्मत से पुलिस ने एक औरत खड़ी थी जो एक बहुत बड़ी NGO की मालिक थी। उसने मेरी कहानी सुनी तो उसने फ़ौरन मदद करने की हामी भर ली, बल्कि वह मुझे अपने आप से अलग नहीं होने दे रही थी। उसे पता था कि अगर मेरे पति ने मुझे अकेला पाया तो मुझे बहुत मारेगा। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और बच्चे भी अपने पास ही रख लिया, क्योंकि वह ना तो का अच्छा पति था और ना ही अच्छा पिता, इसलिए उससे उसके बच्चे भी छीन लिया और पुलिस वाले ने उसे खरीदने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और मेरे पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। अब मैं उन बच्चों
के साथ रहती हूँ। मेरी माँ भी यही मेरे पास रहती है। पता नहीं हमारा आने वाला कल क्या है, हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हमारी ज़िंदगी ऐसे मर्दों से बच गई है जो सिर्फ नाम के मर्द थे, जिनकी मर्दांगी सिर्फ बंद कमरे में ही चलती थी। मर्द का मतलब यह नहीं होता है कि वह औरत के बेच दे, या औरत को अपने पाँव की जूती समझे, या उसे जानवरों की तरह पीटे, या उसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझे। मर्दों का मतलब होता है कि जो औरत की रक्षा करे। अब मेरा पति और मेरे पापा दोनों ही अपने कर्मों की सज़ा जेल में भुगत रहे हैं।